आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज है। सबसे पहले मैं आप सब की खिदमत में ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हिंदुस्तान में भी ईद का चांद नमूदार हुआ, ईद का चांद नजर आया और कल इंशाअल्लाह ईद की नमाज पूरे मुल्क में अदा की जाएगी। और इसके साथ साथ आप देखिए कि वाकई ये हौसले की बात है। मस्जिद अल अक्सा में 1,40,000 लोगों ने वहां ईद उल फित्र की नमाज अदा की है। ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है वहां पे। और ऐसे हालात में कि जब वहां पे दायरे की खतरा है, जान का खतरा, लेकिन जान की परवाह किए बगैर वहां देखा गया कि लोगों ने ईद की नमाज अदा की बेपरवाह होकर के। उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था। और यही नहीं, एक तस्वीर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो मस्जिद अल अक्सा की है। ये तस्वीर आप देखें और इससे अंदाजा लगाएं कि लोगों में किस तरह का जोश, किस तरह का जज्बा और बेखौफी कितनी है। आप ये देखिए कि बेखौफी, ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, ये गौर कीजिए तो अंदाजा होगा कि दरअसल यही सच्चे ईमान वाले लोग जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ है, जो इस बात को समझते हैं कि जिंदगी तो अल्लाह की दी हुई है और एक दिन ये अल्लाह के पास लौट जाएगी। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 1,40,000 लोगों का जमा होना ये गैर मामूली बात है और पूरी दुनिया इस पे रश कर रही है। पूरी दुनिया अश्कबार भी है और फख्र भी कर रही है, क्योंकि ऐसा उमूमन कम देखने को मिलता है। ये नज़ारा जो हम देख रहे हैं, जाहिर है कि ये वाकई हौसले की बात है। ये ईमान को ताज़ा कर देने वाली तस्वीर है। और इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में एक और तस्वीर पेश करूंगा और वो तस्वीर भी वाकई आपको झकझोर देने वाली होगी। मैं आपको एक ऐसी तस्वीर आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो जाहिर है कि गाजा से। तो ये आपने फिलिस्तीन की तस्वीर देखी, यहाँ औरतों के हौसले देखिए कितने बुलंद है। किस तरह से एक खातून अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए और इतना उठाया कि मस्जिद अक्सा का जो गुंबद है उसके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ये इस बात की अलामत है कि हमारे जाने आप पे कुर्बान, जब तक हम हयात है आप पर किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। ये माओ के हौसलों को सलाम। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया था अपने बेटे जाफर से
गालिबन वो कई बार हमले के लिए गए और जब कामयाबी नहीं मिली तो हजरत अब्बास को भेजा गया। पहले ही मरहले में वो कामयाब हो गए, तो इस बात से थोड़ा से जनाब जाफर रंजीदा हुए। तो मौलाए कायनात ने कहा कि रंजीदा मत हो, ये माँ की शीर का असर है, ये माँ के दूध का असर है, और माँ की कुव्वत, माँ की तालीम, माँ का जौहर बेटे में मैदान जंग में दिखाई देता है। ये मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया। और वो चीज आप देखिए यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। एक तस्वीर जो मैं गाजा की भी आपकी खिदमत में चाहता हूं कि पेश कर दूं, वो भी बहुत जरूरी है। मैं तमाम मजलूमीन की खिदमत में ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं। ये आप तस्वीर देखिए, ये वाकई आंसू बहा देने वाली, दिल को रुला देने वाली तस्वीर है जो गाजा से आई है। और यहाँ का अखबार जो जल सत्ता है उसने ये तस्वीर रिलीज की। वाकई आप देखिए चारों तरफ खंडहर, लेकिन इसके बावजूद फर्जंदाने तौहीद किस तरह से ईद मना रहे हैं, ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। या आप देखें, वाकई इनके हौसलों को सलाम। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ईद पर गाजा में नहीं बरसेंगे बम, हमास ने माना नया समझौता, अब इजराइल पर टिकी नजर। ये खबर है, ये अच्छी खबर है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर इजराइल बम भी बरसाता तब भी गाजा के लोग इसी अंदाज से, इसी शान से नमाज़े ईद उल फित्र अदा करते, क्योंकि उनके अंदर जो हौसला है, उनके अंदर जो जज्बा है, और उनके अंदर जो एतकाद और एतमाद और तवक्कुल है, वो गैर मामूली है और दुनिया के लिए सबक भी है। ये तस्वीर आप देखिए, और कई बातें आज मैं देख रहा हूं, जो यूएनओ के चीफ है, यूनाइटेड नेशन के चीफ, उनकी तरफ से जो बयान आया है, वाकई वो बयान काबिल समात है, और मैं वो बयान आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। वो बयान वाकई काबिल समात है। यूएनओ चीफ हेडिंग जो लगाई गई वो ये कि मुसलमानों के दुख से दुखी हैं। यूनाइटेड नेशन के चीफ ईद की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने क्या कहा, ये गौर तलब है। मैं चाहता हूं कि वो चीज आपकी खिदमत में पेश हो जाए। सऊदी अरब, यूएई, लेबनान, फिलिस्तीन और सूडान समेत लगभग 11 देश रविवार को ईद मना रहे हैं, यानी कल, आज ईद मनाई है। जहां ईद कई परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई है, वही कई मुस्लिम देशों में इस समय जंग चल रही है और लोग ईद भी नहीं मना पा रहे हैं। लेबनान, सीरिया, सूडान और गाजा में इस वक्त जंग जैसे हालात हैं, जिसने ईद की खुशी को फीका कर दिया है। ये रिपोर्ट दी जा रही है।
इस बीच यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। गुटरेस ने मुबारकबाद के साथ साथ मुस्लिम देशों के हालातों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। गुटरेस ने एक वीडियो संदेश शेयर करते हुए कहा, मैं दुनिया भर के सभी मुसलमानों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भारी मन से कह रहा हूं कि उन कई मुसलमानों के बारे में सोच रहा हूं जो युद्ध, संघर्ष या विस्थापन के कारण अपने परिवारों के साथ ईद नहीं मना पाएंगे। ये उनका वीडियो जाहिर है कि ये जारी हुआ है और ये वीडियो वाकई अगर देखा जाए तो काबिले तवज्जो है, काबिले समाअत है और ये बयान उनका वाकई ये सही बात है, ये सच्ची बात है, हकीकत है। और इसकी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल, जैसा कि हमने कहा कि आप देख सकते हैं, इसकी बड़ी मिसाल जो है वो हम गजा में देख सकते हैं। गजा में एक बड़ी सच्चाई, एक दर्दनाक तस्वीर और कुछ खुशखबरी भी आ रही है, मैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज मैं बहुत ज्यादा तवील शायद लाइव न कर सकूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आपकी खिदमत में वो तमाम जरूरी चीजें, इत्तलात आप तक पहुंच जाएं जो आपके लिए पहुंचना जरूरी है। मैं गुटरेस का जो वीडियो है, मैं चाहता हूं वो भी आपकी खिदमत में पेश हो जाए और आप भी सुने कि आखिर गुटरेस ने अपने बयान में क्या कहा। Wishes for Eid al-Fitr to all Muslims around the world. But I do it with a heavy heart, thinking of so many Muslims that because of war, conflict or displacement will not be able to celebrate the Eid with their families. This is a moment to value solidarity and to value compassion. And I hope that Eid will be a symbol that will bring us all around the world to make those values a reality. तो ये आप सुन रहे थे यूनाइटेड नेशन, हो सकता है आवाज न गई हो, मैं खुद नहीं सुन पा रहा था, मुझे अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, ये उनका बयान था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। और वाकई यहाँ पे अब देखिए क्या है पूरा, मैं गजा में क्या वाकई सीज़फायर होगा, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ, थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आखिर पूरा क्या मामला है। क्या वाकई कई ऐसी तस्वीरें मुझे जो मिली हैं, यहाँ पे देखिए गजा से कई लोग मारे गए, इजराइल हमलों में सैकड़ों फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। इसी के साथ वहाँ पे अगर देखें तो अब 51,000 लोग मारे गए और पिछले एक हफ्ते में भी बड़े पैमाने पर। मैं दरअसल ट्वीट है जो TV9 भारत पर वो मैं पढ़ रहा था कि कितना ज़्यादा, हालांकि कई और तस्वीरें हैं, भूकंप की भी तस्वीरें हैं कि किस तरह से म्यांमार में और दूसरी जगहों पे भूकंप आया, उसमें भी बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। मैं इन तमाम उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं इस वक्त जो बात करना चाहता हूं वो ये कि आखिर ये जो पूरा मामला है समझौते का, ये क्या है, कैसे होगा। यहाँ पे आप देखिए कि
जनवरी में हुए युद्ध विराम के टूटने के बाद से गाजा में इजराइल की बमों की बरसात जारी है। हमले फिर से शुरू करने के बाद से इजराइल 1000 से ऊपर फिलिस्तीनियों की जान ले चुका है। लाखों को फिर से विस्थापन का सामना करना पड़ा, यानी नकले मकानी करनी पड़ी। शनिवार को गाजा वासियों को फिर से शांति की उम्मीद जगी है। फिलिस्तीनी विद्रोही समूह के प्रमुख ने शनिवार को कहा है कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम यानी सीज फायर जंगबंदी के उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है जो उसे 2 दिन पहले मध्यस्थों मिस्र और कतर से मिला था। ये आप देखें, ये मैं समझता हूं कि ये जो हमास ने किया है, हमास अभी भी अपनी शर्तों पर कायम है और हौसला नहीं खो रहा है। फिर यहाँ पे खलील अल हैया ने टेलीविजन पर दिए अपने बयान में कहा, 2 दिन पहले हमें मिस्र और कतर के जो मीडिएटर है उनसे एक प्रस्ताव मिला था। हमने इसे सकारात्मक रूप से लिया और स्वीकार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि इजराइल इसे कमजोर नहीं करेगा। यहाँ पे और देखिए, बार बार एक ही बात आती है। यहाँ न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि मिस्र को इजराइल से नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत मिले, जिसमें एक ट्रांजिशनल फेज भी शामिल है। यहाँ 5 बंधकों के बदले 50 दिन शांति, यानी 5 बंधक छोड़े जाएंगे तो 50 दिन तक ये यहाँ पे शांति रहेगी। हालांकि कितना इस पे अमल होगा, क्या होगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये कहा गया है। इजराइल के वल्ला न्यूज साइट की खबर के मुताबिक हमास ने इस हफ्ते ईद उल फित्र से शुरू होने वाले 50 दिवसीय युद्ध विराम के बदले में 5 जिंदा बंधकों को रिहा करने की सहमति जताई है। हालांकि इस न्यूज में प्रस्ताव को लेकर इजराइल के बारे में कोई विवरण नहीं था। नई युद्ध विराम की खबरों के बीच इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी गाजा में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राफा के अल जनैन क्षेत्र में जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि ये भी खबर आई है कि आईडीएफ ने साफ साफ मना कर दिया है वहां जाने से। ये खबर भी साफ साफ आई थी, लेकिन बहरहाल ये मीडिया का एक पहलू ये भी है। इसके अलावा यहाँ आप देखिए कि अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा है। अमेरिका, मैं आज बहुत देर तक आपसे लाइव नहीं रहूंगा। मैं समझता हूँ कि 30-40 मिनट ही आपसे गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ मोहम्मद अरशद खान साहब जुड़ गए, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, नज़ीर खान साहब और बहुत सारे साथी, मैं उनका जिक्र करता चलूं। मोहम्मद अरशद खान, मोहम्मद रईस, फारूक मेमन, राजा सिंह राजपूत साहब, एस खान, गवर बादशाह, नूर सर, शेख करीम, अयान साहब और दोस्त हमारे जो बैठे हुए हैं दूर दराज, मुख्तार अहमद, फारूक मेमन, अब्दुल सलाम, तो मोहम्मद अरशद खान मैंने नाम लिया, अब्दुल सलाम, तो सुहेल अहमद, मोहम्मद जहांगीर पाशा, तो इन तमाम, मैनुद्दीन सलमानी, बशीर अहमद, बाबा खान, जाकिर हुसैन, इब्राहिम साहब, परवीन गुलाबशाह, तो इन तमाम लोगों को, मोहम्मद मुन्ना, इन सब की खिदमत में बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और अपडेट लेने के लिए, सिर्फ अपडेट देना यहाँ पे आज मकसद था कि आपकी खिदमत में अपडेट पेश कर दिया जाए कि कहाँ क्या चल रहा है। यमन से एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे देखिए हेडिंग है कि यमन पर हमले की योजना लीक होने के बाद एनएसए होंगे बर्खास्त, ट्रम्प ने दिया जवाब। अब यहाँ पे कहा गया है कि यमन में जारी अमेरिकी कार्रवाई पर नजर रखने वाले सिग्नल चैट ग्रुप में एक पत्रकार का गलती से ऐड होना तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिग्नल चैट में एक पत्रकार को शामिल करने की शर्मनाक गलती के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एनएसए माइक वॉल्ट्ज को हटाने का सुझाव दिया गया है।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को साफ किया है कि यमन में हूथियों के खिलाफ हवाई हमले की उनके प्रशासन की योजना के लीक होने पर वो किसी को भी नहीं हटाएंगे। लेकिन ये खबर लीक हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो फर्जी खबर और साजिश की वजह से लोगों को नौकरी से नहीं निकालते। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस लीक को स्वीकार किया है, जिसके बाद ट्रंप और व्हाइट हाउस के बयानों में टकराव देखने को मिला है। अब सवाल उठ रहा है कि माइक वॉल्स को सिर्फ इस वजह से नहीं हटाया जाएगा कि वो ट्रंप के करीबी हैं। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं फर्जी खबरों और जासूसी की वजह से लोगों को नौकरी से नहीं निकालता। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स और पेंटागन चीफ पीट हेगसेथ पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। ये पूछे जाने पर कि क्या माइक वॉल्स को नौकरी से निकालने के बारे में कोई बातचीत हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना और ये निर्णय कोई और नहीं बल्कि मैं खुद लेता हूं और मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। अब यहाँ पे ये है कि क्या आखिर लीक क्या हुआ। तो माइक वॉल्स ने गलती से अटलांटिक मैगजीन के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को सिग्नल एंटीक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के एक ग्रुप में जोड़ दिया, जिसमें अमेरिका शीर्ष अधिकारी हूथियों पर हमले की योजना पर चर्चा कर रहे थे। पूरे अमेरिका में इस गलती को बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। माइक वॉल्स को निकालने की मांग भी की जा रही, लेकिन साफ साफ जो है वो मना कर दिया है। यहाँ पे देखिए, और एक और सीरिया से जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं एक एक करके अपडेट मैं सोच रहा हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ, और वो अपडेट जाहिर है कि बहुत अहमियत का हामिल है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से मैंने अभी दिखाया था कि वही जश्न का माहौल, वही हालात, कहीं कोई खौफ नहीं, कहीं कोई डर नहीं। और यहाँ पे देखिए सीरिया से यहाँ अल-शरा जो है वो क्या, सीरिया के नए शासक अहमद अल-शरा ने एक नई सीरियाई सरकार के गठन का ऐलान किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और एकता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति अल-शरा ने शनिवार को देश के विकास के एक नए चरण की शुरुआत का ऐलान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नई सरकार राष्ट्रीय चुनौतियों के सामने एकता और एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नए देश के निर्माण पर काम करेगी। ये सीरिया से मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन खबर के तौर पर इसे देखा जाएगा। अल-शरा ने साफ किया कि नई सरकार का फोकस प्रमुख प्राथमिकताओं पर होगा, जिसमें मानव संसाधनों का संरक्षण और विकास करना शामिल है। साथ ही असद सरकार में देश छोड़कर गए स्किल सीरियाई पेशेवरों को वापस बुलाने की कोशिश भी की जाएगी। उन्होंने नागरिकों के साथ मिलकर काम करने और एक रोशन मुस्तकबिल बनाने और शफाफियत और जवाबदेही के आधार पर स्टेट यानी राज्य संस्थानों की स्थापना करने का आज़्म जाहिर किया है। अल-शरा ने खेल और नौजवानों के लिए एक समर्पित मंत्रालय के बनाने पर भी यकीन दहानी कराई है, और उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इसका एक खाका तैयार किया जाएगा और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। साथ ही खाद्य सुरक्षा यानी फूड प्रोसेसिंग बनाए रखने के लिए किसानों को समर्थन देने के अलावा स्थिरता और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों पर भी जोर दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के संबंध में अल-शरा ने वादा किया कि सरकार इन क्षेत्रों में नए अवसर पेश करेगी और भ्रष्टाचार से लड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके अलावा देश में एक आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया जाएगा, जो नागरिकों की सुरक्षा और तत्काल राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न आपात स्थितियों, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानवीय, में मदद के लिए प्रभावी प्रक्रिया होगी। तकनीक और एआई पर भी खास ध्यान
दिया जाएगा। पीपुल्स पैलेस से बोलते हुए सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीकी प्रगति आई, कार्यक्रमों और डिजिटल परिवर्तन पर खास ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने विशेषज्ञों को ट्रेन करने, विशेषज्ञों को आकर्षित करने और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने और तकनीकी प्रगति के लिए एक उत्साहजनक बाजार सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे पर काम करने पर जोर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरह से यहाँ जो हम तस्वीर पेश करना चाहते हैं वो यही है कि सीरिया में कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। और जो इत्तेहाद की बात कही है, तो जो लोग अपने आप में खतरा महसूस कर रहे हैं शायद वो खतरा टल जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये वहाँ की सूरत हाल है। इसके अलावा मैं आपके खिदमत में कुछ पुतिन के हवाले से, हालांकि मैं चाह रहा था कि कुछ ईरान के हवाले से खबरें ज़रूर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मस्जिद अल-अक्सा में नमाज ईद अदा करने पहुंचे 1,40,000 लोग। यहाँ पे पूरी तस्वीर, और अब मैं इसकी डिटेल खबर और उसके बाद मैं जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं मैं उनका बयान ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मौसूला इत्तलात के मुताबिक इजराइलियों ने 1948 के सरजमीनों गर्ब उर्दून और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के रहने वालों पर नमाज में शिरकत के लिए मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां मिन जुमला उम्र की कैद रख दी थी। इससे कबल हमास तंजीम ने तमाम फिलिस्तीनियों से इत्काफ के लिए मस्जिदुल अल-अक्सा का रुख करने की अपील की थी। हमास के पैगाम में आया था कि गाजा, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल-अक्सा की हिमायत के लिए फिलिस्तीनी अवाम उठ खड़े हों और गासिबों और सयूनी आबादकारों का डट कर मुकाबला करें। तो यहाँ पे आप देखिए कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो नमाज इजराइलियों की जानिब से आयत शुदा तमाम पाबंदियों के बावजूद इतवार के सुबह मस्जिद अल-अक्सा में 1,40,000 फिलिस्तीनियों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है। अब ये वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। इतनी बड़ी तादाद वहाँ पे पहुँची और नमाज ईद उल फित्र को अदा किया। मैं समझता हूँ कि ये गैर मामूली बात है, बहुत ही अहम है कि उन्हें किसी किस्म का डर नहीं था, उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। हमारे साथ जो जयदीप साहब कह रहे हो कि राजा ब्रदर अपील कर दो ब्रो, यहाँ को शायद अपील कर रहे हैं। यहाँ जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने शायद लिखा है कि उर्दोगलू चाचा की जान पर जब बन आई तो उनका एक शेखी बगाड़ने वाला बयान आ गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अल्लाह का एक नाम अल कहर भी है जो इजराइल पर बरपा देगा। ये बात सही है। और वहाँ पे चूंकि हालात बड़े ख़राब हैं, यहाँ पे देखिए एक बड़ी खबर दी है। यहाँ पे इजराइल जिन रॉकेटों को हिजबुल्लाह द्वारा दागे जाने की खबरें फैलाकर लेबनान पर हमला कर रहा था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि वो रॉकेट लेबनान में सीरिया के एक ग्रुप ने दागे थे। ये रिपोर्ट सामने आ गई, जिन्हें लेबनान सरकार से अरेस्ट किया कर लिया है। तो ये तस्वीर सामने आ गई है। और मैं ईरान के हवाले से भी, ईरान ने जो जवाब दिया आज उसकी तफसील सामने आ गई है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके खिदमत में पेश कर दूं। जयदीप बुंदेला साहब ने लिखा है कि ट्रंप अगर ईरान डील नहीं करता है तो ऐसी बॉम्बिंग की जाएगी जैसी उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और बयानात सामने आए हैं, मैं वो भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को खिदमत में पेश कर दूं। यहाँ पे एक और, जहाँ यमन द्वारा बेंगुरियन एयरपोर्ट को सक्सेसफुली टारगेट किया गया, वहीं दूसरी और पिछले 24 घंटों में 3 बार हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाया गया है। यानी पूरी तरह से आप देखें कि लड़ने और मरने मारने के लिए यहाँ पे तैयार है
ये हूती जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। यहाँ जयदीप साहब ने लिखा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने इजराइल के नरसंहार के विरोध में अपने डिप्लोमा फाड़ दिए। ये बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे आप गुस्सा देखिए कितना है लोगों में। तो इस तरह के खबरें जो हैं, मैं यहाँ पे जयदीप साहब ने कुछ और अपडेट दी है कि यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा है कि ट्रम्प मिडिल ईस्ट में शांति हासिल करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रम्प ये बात मान रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट में खास तौर से यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो शांति स्थापित करेंगे, यानी जंग जो है वो नहीं करना चाहते। ये आप देखिए हूथियों के लिए काल बना अमेरिका हवाई हमलों ने तोड़ी ईरान समर्थित। मैं जो आज की ताज़ा खबर है मैं सोच रहा हूँ वो आपके खिदमत में पेश कर दूं। और उसके बाद यहाँ ट्रम्प का जो जवाब दिया ईरान ने वो भी काबिले तवज्जो है और वो आप तक खबर पहुंचना बहुत जरूरी है। ट्रम्प की चिट्ठी का ईरान ने दिया करारा जवाब, सीधी बातचीत से साफ इनकार। अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह ये जो खबर है मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर इसको हम कह सकते हैं। और इससे जो झटका लगा है अमेरिका को, और ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम किसी भी हाल में किसी भी तरह से आपसे हम समझौता करने वाले नहीं। ये ईरान ने साफ साफ ये बात कह दी थी। तो मैं कुछ और खबरें और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त भी लूँगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो तस्वीरें सामने हैं मैं वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और ये आप देखें कि जो खास तौर से ईरान और इसके ताल्लुक से, ईरान के ताल्लुक से जो खबर आ रही है मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि क्या कहा है ईरान ने, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ दुबई से खबर आई है, ईरान के राष्ट्रपति ने रविवार को कहा कि तेहरान ने उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पत्र के जवाब में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताते हुए हाल में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को पत्र भेजा था। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की टिप्पणी से पहली बार आधिकारिक तौर पर साफ हुआ है कि ईरान ने ट्रंप के पत्र पर किस तरह प्रतिक्रिया रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इससे ये भी संकेत मिलता है, इशारा मिलता है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पेजेश्कियान जो ईरानी सदर हैं, उन्होंने ओमान के जरिए दी अपनी प्रतिक्रिया में वाशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की संभावना बरकरार रखे हैं। यहाँ पे जो खबर है कि हालांकि इस तरह की वार्ता बहुत कारगर साबित नहीं हुई है, क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान उस परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था जो 2018 में विश्व शक्तियों के साथ तेहरान ने किया था। पेजेश्कियान ने कहा कि इस पत्र रद्द-ए-अमल में दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता की संभावना को खारिज कर दिया गया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अप्रत्यक्ष वार्ता का रास्ता खुला हुआ है। यानी वो जंग नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे। यहाँ पे आप देखिए ये पूरी तस्वीर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और यही मैं चाहता हूँ। यहाँ पे जयदीप साहब ने लिखा है कि ईरान ने कहा है कि उसकी खुर्रम शहर मिसाइल जो कि 1500 किलोमीटर मवाद ले जा सकती है, बहुत ताकतवर है, ये बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि ईरान पे अब हमला करने की गलती ना तो इजराइल करेगा
जयदीप साहब, और ना ये अमेरिका करेगा। अगर इनके अंदर हौसला होता, इससे पहले 100 आप देखिए कि इन्होंने तैयारे, जो जंगी तैयारे थे, जंगी जहाज, वो भेजे थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ईरान की ताकत देखी और यही वजह है कि अब वो बिल्कुल सिर्फ गिदड़ भपकी है, बाकी कुछ बचा नहीं है। जयदीप साहब लिखा, ईरान अपनी 2000 किलोमीटर के रेंज को 4000 किलोमीटर कर रहा है। इसके अलावा जयदीप सिंह ने लिखा है कि खबर आई है कि जो यूएस ने कल करीब 70 हमले यमन पर किए हैं, उसमें यूएससी ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी, जिस पर यमन ने नाराज होकर बयान दिया है कि अगर यूएई ने ऐसी हरकत की तो यूएई भी हमारे निशाने पर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जंग बहरहाल तेजी से, अब तेजी से नहीं, लेकिन ये कि हूती जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अड़ा हुआ है, बिल्कुल तैनात है, और वो किसी भी तरह से पीछे हटने को राजी नहीं है। तो बहरहाल बहुत सारी और खबरें यहाँ पे जो ईरान से हैं, वो यहाँ पे मैं हिजबुल्लाह के जो चीफ है, मैं चाहता हूँ कि उनका बयान भी आपके गोश गुजार कर दूं और उसके बाद आपसे इजाज़त ले लूं, क्योंकि आज जो है वो जाहिर है कि ईद का मौका है, ख़रीदारी करनी। फजील साहब ने भी यही बात कही। तो मैं हिजबुल्लाह के हवाले से कि हिजबुल्लाह लेबनान के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने फ़िलिस्तीन के हालात की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि आज हम फ़िलिस्तीन में गहरी जड़ें रखने वाली अवामी मदामत का मुशाहिदा कर रहे हैं, जो पूरी कुव्वत के साथ अपने रास्ते पर गामजन है, यानी पूरी ताकत के साथ वो मौजूद हैं। शेख नईम कासिम ने इस बात पर जोर दिया कि यौमुल कुद्स फ़िलिस्तीन से निकलकर एक आलमी मसला बन गया है और खित्ते की तारीख पर फ़िलिस्तीन के असरात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऐलान के बाद से आज तक फ़िलिस्तीन की आज़ादी के हक में बहुत सी कोशिशें हुई हैं। शेख नईम कासिम ने मज़ीद कहा कि आज हम फ़िलिस्तीन में अवामी मदामत का मुशाहिदा कर रहे हैं, जिसका हदफ समुंदर से दरिया तक इस सरजमीन की आज़ादी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तूफान अल-अक्सा ने फ़िलिस्तीन को आलमी मसले में तब्दील कर दिया है। उन्होंने इजराइल के तौसी पसंदाना पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों से इस गासिब यानी इजरायली हुकूमत ने अपने तौसी पसंदाना अहदाफ के तहत फ़िलिस्तीन पर कब्जे और तसल्लुत को जारी रखा है, लेकिन फ़िलिस्तीनी कौम नाकाबिल शिकस्त है, क्योंकि इसके पास वो हक है जिसका वादा खुदा की किताब में दिया गया है और आखिरी फतेह इसी की होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि कितना हौसला हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल लेबनान हिजबुल्लाह के किरदार का जिक्र करते हुए जोर दिया कि हम लेबनान को आज़ाद कराने और इसकी सलामती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने फ़िलिस्तीनी कौम और गज़ा में मज़ामत की भरपूर हिमायत की है। उन्होंने शहीद हसन नसरुल्लाह के किरदार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फ़िलिस्तीन के लिए हिजबुल्लाह की हिमायत अपने आला तरीन दर्जे पर है और शहीद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह इस कुर्बानी की वाज़ेह मिसाल है। तो ये आप देखिए उनका बयान, मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है। और इसके अलावा बदरुद्दीन अल हौसी ने जो कहा है, उन्होंने कहा इस्तिकामत मजीद मजबूत हो रही है, यानी यमन और पहले के मुकाबले मजबूत हो रहा है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हौसला बढ़ाती हैं। तबरेज़ आलम साहब भी आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। जयदीप साहब ने लिखा है, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। सही कहा मुमताज़ भाई, अगर अमेरिका ईरान का कुछ बिगाड़ सकता होता तो अब तक 70-80 सालों में कभी भी हमला कर चुका होता। इसके अलावा बहुत बड़ी खबर यहाँ पे, पुलिस महानिरीक्षक ने शिन बेट के प्रमुख को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा करने में विफलता की चेतावनी दी है। ये बहुत बड़ी खबर आई है और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, मैं समझता हूँ
कि ये बहुत बड़ी खबर, इससे पहले इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा में विफलता हो सकती है। यानी वहां की जो पुलिस है इजराइल की, उसने अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर लिए। यानी बहुत जल्द तख्ता पलट होने वाला है इजराइल में। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने दिया। अगर वहां की पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए तो आईडीएफ जाहिर है पहले ही साथ छोड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब नेतन्याहू को इजराइल छोड़ना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। ये अब आज की बहुत बड़ी खबर मैं समझता हूं कि ये सामने आई है। और यही चीज आप देखिए कि जब हम श्रीलंका में देखते हैं, जब हम बांग्लादेश में देखते हैं, और इसके साथ साथ हमने सीरिया में भी देखा कि जब मिलिट्री या वहां के मकामी पुलिस जब अपने सरबराह की सुरक्षा से हाथ खड़ी कर ले, यानी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दे, तो इसका मतलब होता है कि अब वहां पे हालात, और ये अगर मैसेज अवाम में चला गया तो जाहिर है कि अवाम जो पिछले दिनों जिस तरह से बैरिकेटिंग को तोड़ा था, मुझे लग रहा है कि अब इजराइल के लोग बहुत जल्द नेतन्याहू को अपने हाथों से कुर्सी से उतार कर बाहर कर देंगे। ये जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है, बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक ने शिन बेट के प्रमुख को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा करने में विफलता की चेतावनी दी है। ये बहुत बड़े उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा में विफलता हो सकती है, नाकामी हो सकती है। ये अब तक की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खबर है। तो ये इसी बड़ी खबर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और आपसे बातचीत होगी। शब खैर, गुड नाइट।